नमस्कार साथियों, दिल्ली वल्लो में आपका स्वागत है। आपके कमेंट मैं अच्छी तरह से पढ़ पाता हूँ। आपके कमेंट सब मैं ही देख रहा हूँ। इन दिनों मैम का इंटरव्यू चल है, आकृति मैम का, असिस्टेंट प्रोफेसर लीगल में। तो वो अपनी तैयारी में व्यस्त हैं और उनके पास जो मैसेज जा रहे हैं वो सीन भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। आपको टेस्ट सीरीज को लेकर है, टेस्ट सीरीज का प्लान तैयार हो गया है। अभी मैं अप्रूव करवाकर आपको ग्रुप पर डलवा दूंगा, ठीक है। 15 तारीख से फर्स्ट टेस्ट पेपर है और कल ऐप पर अपलोड कर देंगे सारा प्लान। आज ग्रुप पे डलवा दूंगा मैं रात तक। दूसरा, वॉइस का इशू है क्लास में। वॉइस का इशू 1-2 दिन में देखो सोल्व हो जाता है, ठीक है। नहीं तो मैं पर्सनली जाकर और मैं सारा सेटअप चेक करता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है वॉइस को लेकर, तो उनकी वॉइस को लेकर मैं करता हूँ सॉल्यूशन। तीसरा है कि आपका फिक्स क्लास का प्लान है, तो मैं कल फिक्स क्लास के प्लान भी डाल देता हूँ। एक्साइज एक्ट भी शुरू करेंगे कल से, उसको लेकर भी प्लान शुरू कर देता हूँ, ठीक है। क्लास पढ़ लें अब आज का। धारा 49 प्रथा सिद्धांत आदि के बारे में राय। 48 में हमने पढ़ी थी रूढ़ी। अब जब हम रूढ़ी और प्रथा को एक साथ पढ़ते हैं, कहां पर पढ़ी थी रूढ़ी या प्रथा, इनको एक साथ पढ़ा था हमने धारा 13 में। तो हम रूढ़ी और प्रथा में अंतर समझ लेते हैं कि रूढ़ी और प्रथा में अंतर क्या होता है। रूढ़ी एक तथ्य होता है कि मैं पिछले 50 साल से इसी कुएं पे कुआं पूजन करते हैं या इसी कुएं से पानी भरते हैं, ये रूढ़ी है। रूढ़ी हमेशा विधि का बल नहीं रखती। उसको आप रूढ़ी को लीगली इन्फोर्स करवाने वाला कोई प्रोविजन नहीं है। बट रूढ़ी, अच्छा मैं रूढ़ी बता रहा था, मुझे प्रथा का याद रह गया, मैं दोबारा क्लियर करता हूं। देखो रूढ़ी क्या है। रूढ़ी एक कस्टम है, लंबे समय से चला आ रहा है और वो विधि का बल प्राप्त कर लेता है लंबे समय से चलते आने के कारण, और उसको लीगली आप एनफोर्स करवा सकते हो। रूढ़ी क्या है? एक सिस्टम है, एक तथ्य है कि आप 50 साल से ये कर रहे हो, 70 साल से हर साल ये करते आ रहे हो। तो ये क्या है कि एक रूढ़ी है और रूढ़ी हमेशा विधि का बल प्राप्त कर लेती। तो रूढ़ी को विधि द्वारा परिवर्तित कराया जा सकता है या विधि का बल प्राप्त कर लेती है। जबकि प्रथा के साथ ये है कि प्रथा में विधि परिवर्तित प्रथा को नहीं करवा सकते। आपका कोई प्रथा है, वो एक तथ्य के रूप में आप रख सकते हो कि हमारे सामने प्रथा है, उसको एनफोर्स करवा नहीं सकते। बट जहां भी कोई प्रथा को लेकर सवाल उठता है, कोई प्रिंसिपल को लेकर सवाल उठता है, प्रथा को यूजेज बोलते हैं, ठीक है, या टीनेट बोलते हैं, TENET सिद्धांत। तो ये प्रथा सिद्धांत इनको लेकर सवाल उठता है, तो वहां पर धारा 49 में इनकी रिलेवेंसी बता रखी है। आज हम 55 तक पढ़ेंगे, पूरा रिलेवेंसी वाला चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। जबकि न्यायालय को मनुष्य के किसी निकाय की या किसी कुटुंब की प्रथा और सिद्धांतों के बारे में, कि उस प्रॉपर मनुष्य के कोई बॉडी है, कोई परिवार है या कोई कुटुंब है या एक निकाय, निकाय हो जाता है जैसे एक विशेष वर्ग को मानने वाला, जैसे कोई रामकृष्ण परमहंस संप्रदाय से आता है तो उनका एक निकाय हो गया। जो भी रामकृष्ण परमहंस के सिद्धांतों को मानते थे उनका एक निकाय हो गया। तो मनुष्य का कोई निकाय या कुटुंब के द्वारा किन प्रथाओं को फॉलो किया जाता है, किन सिद्धांतों को अपनाया जाता है, उनके बारे में विवाद है। या किसी धार्मिक, रिलीजियस या चैरिटेबल, खैराती का मतलब होता है चैरिटेबल, तो कोई रिलीजियस या चैरिटेबल कोई प्रतिष्ठान है, उसका संविधान कैसे हुआ था, उसका शासन कैसे होता है, इसको लेकर कोई डिस्प्यूट है। या किसी विशिष्ट जिले में विशिष्ट वर्गों के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों और पदों के अर्थों के संबंध में विवाद है। 3 चीजों को, पहला, मनुष्य का कोई निकाय या कुटुंब द्वारा कौन सी प्रथा सिद्धांत फॉलो किया जाता है, धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन में क्या शब्द आते हैं, उनके क्या अर्थ हैं, कैसे उनका संविधान हुआ, कैसे उनको शासन किया जाता है। या किसी विशिष्ट जिले में, जैसे राजस्थान के कई बैकवर्ड जिले हैं
बारा जिला हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, तो वहां पर विशिष्ट जिले में विशिष्ट वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों और पदों का क्या होता है। जैसे एक मारवाड़ रीजन है राजस्थान में, वहां पर मारवाड़ी में कुछ शब्द यूज होते हैं, उनका विशेष अर्थ होता है। तो वहां के विशिष्ट जिले के विशिष्ट वर्ग के शब्दों के लोगों द्वारा जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनके अर्थ क्या होंगे, इनके बारे में अगर राय बनानी, इन तीनों के बारे में अगर राय बनानी है, तो तब उनके संबंध में ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले व्यक्ति की राय सुसंगत हो जाती। किसकी राय सुसंगत है? जो ऐसे तीनों विषय के बारे में, किसी भी विषय के बारे में ज्ञान का विशेष साधन रखता है। और जो ज्ञान का विशेष साधन रखता है वो कौन होता है? हमेशा एक्सपर्ट होता है उस विषय के बारे में। अब उस कुटुंब का कोई सदस्य या उस कुटुंब की प्रथाओं को जानने वाला सदस्य यहाँ पर धारा 49 में एविडेंस दे सकता है और रिलेवेंस है। कोई ट्रस्ट या चैरिटेबल ट्रस्ट हो या रिलीजियस ट्रस्ट हो, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ था, उसका गवर्निंग कैसे होता है, ठीक है, क्या शब्द यूज किया है? कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन, तो उसके बारे में जो उस फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है या जिसको नॉलेज है, या किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट वर्ग के लोगों द्वारा क्या भाषा यूज की जाती है, उसको उस विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों से अर्थ पूछा जाएगा कि भाई आपके यहाँ इस शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक है, किस्सा याद आ जाता है एविडेंस का, जज की लोकल भाषा के एविडेंस का, बाद में कभी चर्चा करेंगे। अभी तो क्लास में 55 धारा तक का हमारा टारगेट फुलफिल करते हैं। 49 में 3 चीजों के बारे में राय, किसी मनुष्य के निकाय या कुटुंब के प्रताप सिद्धांतों के बारे में राय बनानी है, धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन के बारे में राय बनानी है, या किसी विशिष्ट जिले में विशिष्ट वर्ग के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों और पदों के अर्थों के बारे में राय बनानी है, तो उनके संबंध में ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले व्यक्ति की राय सुसंगत हो जाती है। धारा 50 एपीओ 2015 में पूछी हुई है, नातेदारी के बारे में। नातेदारी रिलेशनशिप के बारे में राय कब सुसंगत? तो जबकि न्यायालय को एक व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति के साथ क्या रिलेशनशिप थी, इसके बारे में राय बनानी है। क्या करना है? न्यायालय को एक पर्सन की सेकंड किसी अन्य पर्सन के साथ रिलेशनशिप के बारे में राय बनानी है। तब ऐसी रिलेशनशिप के अस्तित्व के बारे में किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा अभिव्यक्त राय, किसी व्यक्ति ने के आचरण से, उसके कंडक्ट से कोई राय अभिव्यक्त होती है, जिसके पास कुटुंब के सदस्य के रूप में या अन्यथा उस विषय के संबंध में ज्ञान के विशेष साधन थे, उसकी राय सुसंगत। एक व्यक्ति की अन्य व्यक्ति के साथ क्या रिलेशनशिप थी, न्यायालय के सामने ये प्रश्न है। तो ऐसे नातेदारी का क्या अस्तित्व था, क्या रिलेशनशिप का अस्तित्व था, तब ऐसे व्यक्ति के आचरण द्वारा अभिव्यक्त राय, जिसके पास उसके कुटुंब के सदस्य के रूप में या अन्य प्रकार से उस दोनों जिनकी रिलेशनशिप के बारे में राय जाननी है, उनके विषय में अच्छे ज्ञान के साधन थे, ज्ञान के विशेष साधन थे, तो उस व्यक्ति की राय सुसंगत है। वो बता सकता है कि इन दोनों के बीच में इस प्रकार का रिलेशनशिप था। दृष्टांत पढ़ते हैं, फिर उसके बाद परंतु पढ़ेंगे। प्रश्न यह है कि क्या ए और बी विवाहित है, क्या ए और दोनों शादीशुदा है? ये न्यायालय के सामने प्रश्न है। ये तथ्य कि वे अपने दोस्तों द्वारा पति पत्नी के रूप में प्राय स्वीकृत किए जाते थे। जब भी उनके दोस्त घर पे आते थे, लंच डिनर कभी भी इनवाइट करते थे, तो दोस्तों के सामने वो खुद को पति पत्नी के रूप में रिप्रेजेंट करते थे, और दोस्त भी उनको भाभी जी कहकर संबोधित करते थे। जो महिला थी या महिला की फ्रेंड आती थी, तो वो उस पुरुष को, जिसके बारे में ये पुरुष एक है और ये स्त्री है, तो कह के बारे में वो जीजा जी कह के संबोधित करती थी। जब ख की मित्र आती थी और कह के मित्र आते थे, तो वो ख को भाभी जी कह के संबोधित करते थे। तो उनके मित्रों द्वारा वो पति पत्नी के रूप में स्वीकृत किए जाते थे और उनसे वैसा ही बर्ताव किया जाता था। ये बात सुसंगत है। धारा 50 में क्या, ए और बी में क्या नातेदारी थी? तो उनके दोस्त ये कह सकते हैं, क्योंकि वो उनके पास विशेष साधन थे, उनके घर में जाते थे, उनके पास घर के सदस्य के रूप में विशेष साधन हो सकते हैं, तो वो कह सकते हैं कि इन दोनों ने हमेशा एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में रिप्रेजेंट किए।
और हम जब भी आते थे इनको भाभी जी कहते थे, इन्होंने कभी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। या उसकी महिला की फ्रेंड आके वो कहती कि मैं हमेशा जीजा जी कहती थी और इन्होंने कभी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। हमने कई बार ऐसा बोला, शब्द प्रेजेंट किए, हर बार इन्होंने अपने को पति पत्नी के रूप में एक्सेप्ट किया, स्वीकृत किया। एक और दृष्टांत है वो भी देख लेते हैं। प्रश्न ये है कि क्या क ख का धर्मज पुत्र है, लेजिटिमेट चाइल्ड है क्या क ख का। ये तथ्य है कि कुटुंब के सदस्यों द्वारा क को सदा उस रूप में बर्ताव किया गया था सुसंगत है। एक परिवार में एक बच्चा है, क्या वो बच्चा जो क है वो ख का धर्मज पुत्र है, तो परिवार के हर सदस्य द्वारा ख के पुत्र के रूप में क को हमेशा बर्ताव किया गया, ख का पुत्र माना और वैसा ही बर्ताव करते थे, तो वहां वो पुत्र की हैसियत धारण करता। अब देखो परंतु लगा के एक बात कहता है, परंतु भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अधीन कार्यवाही में, डाइवोर्स एक्ट है उसके अधीन कार्रवाई में, या आईपीसी की धारा 494, 495, 497, 498 विवाह से संबंधित अपराध हैं 494 से लेके 498 तक, ठीक है। तो वहां 494, 495 द्विविवाह के मामले, 497 एडल्ट्री, 498 कौन सा अपराध है 498 में, क्रूरता, क्रूरता संबंधित अपराध है। यह भगा के ले जाना है पत्नी, देख लेना एक बार 498। तो इन चारों धाराओं के अधीन अगर किसी का प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो वहां ऐसी राय विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी कि एक व्यक्ति आगे कह देता है कि हमने तो हमेशा पति पत्नी के रूप में इनको देखा है, वैसे ही ये रिप्रेजेंट करते थे, तो केवल उसकी राय के आधार पर उनको विवाहित नहीं माना जाएगा। क्रिमिनल में ये चीजें स्वीकार नहीं होती। तो सिविल मामले में पति पत्नी के रूप में कोई व्यक्ति आके राय दे रहा है कि हमने हमेशा इनको पति पत्नी के रूप में देखा, इन्होंने भी खुद को पति पत्नी के रूप में रिप्रेजेंट किया, वहां तो ये रिलेवेंट है। पर क्रिमिनल मामले में डाइवोर्स, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 8069 में के अधीन प्रोसीडिंग चल रही हो या आईपीसी के चैप्टर 20 में 494, 495, 497, 498 के अधीन, ये ऐसी ओपिनियन रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। यहां रिलेवेंट नहीं है, परंतु से प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है परंतु, ठीक है। आचरण द्वारा जो अभिव्यक्त राय है केवल सिविल मामले में ही सुसंगत होगी, क्रिमिनल मामले में विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं मानी गई है। सुसंगत तो है पर उसके आधार पर आप 494, 95 का कन्विक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। राय होती क्या है, अब 51 में बात करते हैं राय के आधार कब सुसंगत है। अभी तक हमने 45 से लेकर 50 तक तो केवल राय के बारे में पढ़ी। 45 में 5 विषयों पर, ठीक है, विदेशी विधि, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट्स, फिंगरप्रिंट, हैंड राइटिंग, पांचों के बारे में ओपिनियन। 46 में ओपिनियन का सपोर्ट और कंट्राडिक्शन करने वाले फैक्ट। 47 में हैंड राइटिंग का मामला था। 48 में अधिकार और रूढ़ी का मामला था। 49 में हमने नातेदारी प्रथा और सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। 50 में नातेदारी पढ़ी। इन 45 से 50 में जहां राय सुसंगत है, वहां 51 बात करती है कि राय के आधार कब सुसंगत होंगे, बेस ऑफ ओपिनियन कब सुसंगत होगी। जब किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत, अगर वो जीवित होता तो उसकी राय आज सुसंगत होती, तब वे आधार भी जिन पर वह आधारित है सुसंगत। कोई भी व्यक्ति जब वो राय दे रहा है तो राय के साथ उस राय के आधार भी देगा कि किस आधार पर उसने ये राय बनाई। वैज्ञानिक मामलों में प्रैक्टिकल करने होते हैं चीजें, जैसे कोई भी स्किल व्यक्ति होता है तो वो किसी विषय पर उपयुक्त मूल्यांकन करने के पश्चात अपने निष्कर्ष राय के रूप में देता है। जैसे मैंने 50 बार एक विशेष दिशा में बंदूक की गोली चलाई और मैंने देखा कि 50 में से 45 बार वो वापस लौट के उसी दिशा में आ गई जिस दिशा में मैंने गोली चलाई। तो ये मैं अपने एक्सपेरिमेंट बताऊंगा कि क्यों मेरी ये राय है, राय के बेस बताना पड़ेगा। एक और मामला, एक व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से। अब मैं आके कहता हूं कि ये वही उसी विशेष जहर के लक्षण है जिसका
खाया जाना इसके द्वारा अभिकथित है और मैं इसकी पुष्टि करता हूं। ठीक है कि आपकी राय को कोर्ट ले लेता है, पर पूछेगा कि आपने ये राय किस आधार पे दी, तो उसको बताना होगा कि इससे पहले भी पिछले 2 महीने के अंदर 20 रोगी इस प्रकार की दवाएं खाकर आ चुके हैं और मैंने सबके अंदर ये कॉमन लक्षण देखा और सबकी मेरे पास रिपोर्ट है, सबको सेम मेडिसिन दी है, सबका जो हमने रिपोर्ट होती है, शरीर में जहर जाता है तो जांच करवाते हैं, उसकी जांच करवाई तो देखो ये कंटेंट जो इस विशिष्ट जहर के अंदर है, ये सारे एसिड इसके अंदर पाए गए। तो ये वो साथ में आधार बताया गया कि मैंने इस आधार पे कहा कि मैंने 20 लोगों के अंदर जो जांच में चीजें पाई गई वही इसके अंदर जांच में चीजें हैं और 20 लोगों को जैसे लक्षण थे सेम वैसे इसके लक्षण है। तो जब कोई व्यक्ति जीवित है और उसकी राय यहाँ पर रिलेवेंट है तो उसको अपनी राय के आधार भी बताने होंगे और राय के आधार भी सुसंगत हो जाता है। कोई विशेषज्ञ अपनी राय बनाने के प्रयोजनार्थ किए हुए प्रयोगों का विवरण दे सकता है कि मैंने ऐसे प्रयोग किए तब पता लगा ये। जैसे साइंस का कोई स्टूडेंट होगा तो कनेक्ट कर लेगा, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग पढ़ा होगा, ठीक है। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का प्रहार करके देखा सोने की पन्नी पर, सोने की पन्नी सिल्वर फॉइल होती है, तो उसने देखा कि टकरा कर इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं। वो अपने प्रयोगों का विवरण देगा कि भाई किसी तत्व के अंदर 3 कंटेंट होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो उसको अपने आधार बताने होंगे कि मैंने ऐसे प्रैक्टिकल किए थे, उस प्रैक्टिकल के आधार पर मैं अपनी ओपिनियन दिया। इंग्लिश देख लेते हैं, फिर 52 से 55 का एक बंच है, इसको पढ़ेंगे साथ में, ठीक है। बंच मतलब गुच्छा, छोटा सा गुच्छा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। चलो सेक्शन 48 तो हो गया था, 49 से हमें चर्चा करनी थी। कह रहा है ओपिनियन ऑफ यूजेज, टीनेट एंड ईटीसी व्हेन रिलेवेंट, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द यूजेज, फर्स्ट क्या, द यूजेज एंड टीनेट ऑफ एनी बॉडी ऑफ मेन एंड फैमिली, किसी फैमिली या मेन की कोई बॉडी है, कोई निकाय है, उसकी यूजेज और टीनेट के बारे में ओपिनियन बनानी। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस एंड चैरिटेबल फाउंडेशन के बारे में ओपिनियन बनानी है। द मीनिंग ऑफ वर्ड और टर्म यूजेज इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और बाय पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपुल, या तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपुल के द्वारा कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, टर्म यूज किए जाते हैं, उनकी मीनिंग्स क्या होगी, इसके बारे में कोर्ट को ओपिनियन बनानी है। तो द ओपिनियन ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज देयर ऑन आर रिलेवेंट, ऐसे पर्सन जिनके पास उसके बारे में विशेष नॉलेज थी, स्पेशल नॉलेज वो रखते थे, तो उनकी ओपिनियन रिलेवेंट है। 50 ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रिलेवेंट, when the court has to form an opinion as to the relationship of one person to another, when the court has to form an opinion as to the relationship of one person to another person, the opinion expressed by conduct, आचरण के द्वारा वो ओपिनियन एक्सप्रेस होनी चाहिए as to the existence of such relationship of any person who as a member of the family या otherwise have special mean of knowledge, क्या होना चाहिए उसको, स्पेशल मीन ऑफ नॉलेज होना चाहिए ऑन द सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट, ऑन द रिलेशनशिप इज ए रिलेवेंट। तो एक पर्सन की अनदर पर्सन के साथ क्या रिलेशनशिप थी, कोर्ट को इसका ओपिनियन बनाना है। तो ऐसे रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस के बारे में एक कंडक्ट के द्वारा एक्सप्रेस ओपिनियन की एक किस व्यक्ति की, या तो ऐसा पर्सन जो एज ए मेंबर ऑफ फैमिली था, या फिर एज ए मेंबर ऑफ फैमिली था, या अदरवाइज वो स्पेशल मीन रखता था नॉलेज का उस सब्जेक्ट पर, उस रिलेशनशिप के बारे में, तो वो रिलेवेंट है। प्रोवाइडेड डेट
सच ओपिनियन सेल नॉट सफिशिएंट टू प्रूव ए मैरिज। रिलेवेंट तो है पर ये मैरिज को प्रूव करने में सफिशिएंट नहीं होगी। कब? प्रोसीडिंग अंडर द इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 और इन प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 494, 495, 497, 498 ऑफ द आईपीसी। ठीक है। क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर मैरिड। The fact that they are usually received and treated by their friend as a husband and wife is relevant। कि क्या the question क्या कोर्ट के सामने, whether A और B were married, the fact that they were usually received and treated by their friend as husband and wife is relevant। Clear? Secondary, the question is whether A is a legitimate son of B. The fact that A is always treated as such by member of the family is relevant। क्या A B का लेजिटिमेट सन था? कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है। The fact that A was always treated as such by member of the family is relevant। Clear? Ground of opinion when relevant, whenever the opinion of any living person is relevant, the ground of on which such opinion is based also relevant। तो ओपिनियन का बेस कब रिलेवेंट हो जाता है, कब ग्राउंड रिलेवेंट हो जाता है? जब किसी लिविंग पर्सन की ओपिनियन रिलेवेंट है तो किस ग्राउंड पे वो ओपिनियन दी गई वो भी रिलेवेंट हो जाए। An expert may give an account of experiment performed by him in the purpose of forming his opinion। ठीक है। अब 52 से 55 को एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं, फिर डायरेक्ट हम पढ़ लेंगे। ये बात करेगा करेक्टर कब रिलेवेंट हो। करेक्टर मतलब सीन, आप अच्छे व्यक्ति हो बुरे व्यक्ति हो, ये कब रिलेवेंट होता है इसके बारे में बात करता है 52 से 55 तक, जिसको हम पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं। यहां सिविल मामलों में बात करता हूं, यहां पर क्रिमिनल मामलों में डील कर। ठीक है। सिविल मामलों में धारा 52 कहती है करेक्टर नॉट रिलेवेंट। क्या कहती है धारा 52? कि सिविल मामलों में करेक्टर नॉट रिलेवेंट, इरिलेवेंट होता है सिविल मामलों में करेक्टर। लिख दूं इरिलेवेंट विसंगत। 55 कहती है कि जब आपको डैमेज के बारे में आकलन करना है, नुकसानी के बारे में करेक्टर प्रभाव डालता है, तो वहां डैमेज कैलकुलेट करने में सिविल मामलों में करेक्टर रिलेवेंट हो सकता है। तो डैमेज कैलकुलेशन के मामलों में 55 में करेक्टर रिलेवेंट हो सकता है। सिविल मामलों में सामान्यतः आपका कंडक्ट इरिलेवेंट है। कब रिलेवेंट है? जब आपको नुकसानी पर प्रभाव डालता है कोई भी ऐसा फैक्ट जो डैमेज को कैलकुलेट करने में कोर्ट की ओपिनियन पर इफेक्ट डालता है। डैमेज की क्या अमाउंट होनी चाहिए उसको डिसाइड करने में कोर्ट को प्रभावित करता है, वहां 55 में रिलेवेंट हो सकता है। क्रिमिनल मामलों में पहले धारा आकर कहती है 52 के बाद 53 क्या कहती है? गुड करेक्टर रिलेवेंट। गुड करेक्टर क्रिमिनल मामलों में रिलेवेंट होता है, ये रिलेवेंट है गुड करेक्टर। पर 54 कहता है कि अगर आपने गुड करेक्टर का एविडेंस दे दिया तो आपके बैड करेक्टर के द्वारा उसको कंट्राडिक्ट किया जा सकता है। अगर आपने गुड करेक्टर का एविडेंस दिया है तो बैड करेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है। अदरवाइज क्रिमिनल मामलों में भी करेक्टर का एविडेंस रिलेवेंट नहीं। मैंने अपराध किया या नहीं किया, मैंने किसी को पीटा या नहीं पीटा, मैं बच्चों को पीटता हूं या नहीं पीटता हूं, ये आपके सामने एक प्रश्न।
अब डायरेक्ट आकर कोई ये नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति का कैरेक्टर खराब है, ये तो आए दिन बच्चों को मारपीट करता रहता है, बच्चों को पीटता है, क्योंकि ये बेड कैरेक्टर का एविडेंस है। बेड कैरेक्टर का एविडेंस कब देना है? जब आपके गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा चुका है, तो उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए ही बेड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है। डायरेक्टली बेड कैरेक्टर का एविडेंस डायरेक्टली नॉट रिलेवेंट होता है, डायरेक्टली नॉट रिलेवेंट। ठीक है, एक 53A और धारा पढ़ेंगे, वहां बताएगी कि जब महिला का रेप मामलों में या महिला से संबंधित 354 वाले ऑफेंस की सीरीज है या 376 की सीरीज है ऑफेंस की, वहां क्या महिला ने अपनी कंसेंट दी थी रेप के मामले में, अदरवाइज कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस में, चाहे सेक्सुअल हरेसमेंट हो या अदरवाइज वोयरिज्म हो या स्टॉकिंग हो, क्या महिला की कंसेंट थी? वहां ये मामला है, तो वहां महिला के प्रीवियस कैरेक्टर का या उसका किसी व्यक्ति के साथ सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, उसका एविडेंस नहीं दिया जा सकता। ये धारा 53A अलग से बताएगी, इसको ऐड किया था बाद में। ठीक है, 53A 2013 से इंसर्ट हुई थी, उससे पहले ये नहीं थी। अब पढ़ ले हम, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि सिविल मामलों में कैरेक्टर नॉट रिलेवेंट। 55 में डैमेज की रकम कैलकुलेट करने में अमाउंट ऑफ डैमेज में रिलेवेंट होगा। क्रिमिनल मामलों में कैरेक्टर नॉट रिलेवेंट, पर गुड कैरेक्टर का एविडेंस धारा 53 में दिया जा सकता है। पर आपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया है, तो उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए धारा 54 में बेड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है, अदरवाइज डायरेक्टली आप बेड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे। ये एक मोटा मोटा परफॉर्मा था, बाकी हम पहले धारा पढ़ते हैं फिर अपन समझते हैं। एक साथ ही पढ़ेंगे 52 से 55 तक। दिख रहा है पूरा एक साथ? चलो क्लियर करते हैं 52 से 55 का एक छोटा सा बंच। सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत, कि क्या किसी चीज को लेकर लड़ाई चल रही है कि ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है, क्या कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या ये सेल एग्रीमेंट हुआ है, इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वहां आपका करेक्टर ये डिसाइड नहीं करेगा कि ये अच्छा आदमी है, ये तो धोखा कर ही नहीं सकता, ये तो ऐसी झूठी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है, ये झूठा कोई प्रॉपर्टी जो इसके नाम नहीं है उसको बेच ही नहीं सकता। वहां आप एविडेंस नहीं दे सकते। तो सिविल मामलों में आपका कंडक्ट किसी मामले को साबित करने के लिए आपका कंडक्ट है वो सील के करेक्टर के रूप में विसंगत होता है। तो सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए कोर्ट में आपका कंडक्ट कैसा है, आप कैसे व्यक्ति हो, ये साबित करने के लिए आप करेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकते, धारा 52 कहती है। सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी संपृक्त व्यक्ति, संपृक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ व्यक्ति, किसी मामले से जुड़ा हुआ व्यक्ति, तो कोई संपृक्त व्यक्ति का सील मतलब करेक्टर, किसी संपृक्त व्यक्ति का करेक्टर ऐसा है कि उस पर अध्यारोपित किसी आचरण को या तो वो संभाव्य बना देता है कि इसी ने किया है, या ये तो कर ही नहीं सकता, अधिसंभाव्य बना देता है, विसंगत है। तो किसी व्यक्ति का सिविल मामले में संपृक्त व्यक्ति का सील विसंगत है, जो उस पर अध्यारोपित आचरण को या तो संभाव्य या अनधिसंभाव्य बना देता है। कहां तक के सिवाय? वहां तक के सिवाय जबकि ऐसा सील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है। अब आपका शुद्ध ही सील प्रकट हो रहा है, आपने किसी को रजिस्ट्री कराकर, कोर्ट रजिस्ट्रार बेटा होता है, गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री करवाकर आपने कोई प्रॉपर्टी किसी को सेल करी, रजिस्ट्रार के सामने सारा मामला हुआ और आप कह रहे हो कि मैं तो रजिस्ट्रार ऑफिस में गया ही नहीं, मैंने तो प्रॉपर्टी बेची नहीं, तो वहां पर आपका सील उन तथ्यों से प्रकट होता है। रजिस्ट्री एक परफेक्ट एविडेंस होता है, इसीलिए रजिस्ट्रार को बिठाया जाता है कि कहीं भी सेल का मामला है उसका परफेक्शन देना है तो आप रजिस्ट्री कराइए, रजिस्ट्री कराने के बाद चीजें पक्की हो जाती है प्रॉपर्टी के मामले में। ठीक है, तो 52 में क्या बता दिया? सिविल मामलों में सील इरिलेवेंट है। 53 क्या बताएगा? दांडिक मामलों में आपका अच्छा सील सुसंगत, दांडिक कार्रवाइयों में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। ठीक है,
ये तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छा शील का। कोई अपराध का मामला आया है कि कल चोरी का इल्जाम लगे कि 500 रुपए की चोरी की है इस व्यक्ति ने, तो आप ये कह सको कि नहीं नहीं ये व्यक्ति गुड करेक्टर का है और ये चोरी कर ही नहीं सकता, 500-1000 रुपए तो ये हेल्प करने में ही छोड़ देता है, किसी व्यक्ति को दे देता है, तो ये 500 रुपए की चोरी करना पॉसिबल नहीं है। तो गुड करेक्टर कब रिलेवेंट है? क्रिमिनल मामलों में आपका गुड करेक्टर रिलेवेंट है। ठीक है, क्रिमिनल मामलों में क्या रिलेवेंट है? गुड करेक्टर। बैड करेक्टर रिलेवेंट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये चोर है, पहले भी चोरी की थी, अब भी करेगा। ये कहां से आ जाता है? सेक्शन 14 में आपने समरूप तथ्य पढ़े थे, ठीक वैसा के वैसा ही हो जाएगा। अगर आप ये कहोगे कि इसने पहले भी चोरी करी थी, अब भी करी है, तो भाई पहले चोरी करी थी तो अब सुधर गया होगा, हमेशा ही थोड़ी चोरी करता है। ठीक है, पहले हम भी कर लिया करते होंगे, कभी किसी के बस्ते में से एक पेन ले लिया, ये छोटी मोटी स्कूलों में करते रहते हैं छोटी चोरियां, तो भाई पहले चोरी करता था तो अब भी चोरी थोड़ी करता है। तो आप बेड करेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकते। क्रिमिनल मामलों में बेड करेक्टर का एविडेंस नहीं दिया जा सकता, केवल और केवल गुड करेक्टर का एविडेंस दे सकते हैं। यह धारा 53 अलाउड। फिर 54 पढ़ते हैं, 53A को रोको एक बार। उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुराशील सुसंगत नहीं है। क्या कह रहा है? बेड करेक्टर नोट रिलेवेंट। बेड करेक्टर आपका बुरा चरित्र सुसंगत नहीं है, सुसंगत नहीं है, यही लिखा हुआ है एडिंग में। उत्तर में होने के सिवाय, किसके उत्तर में होने के सिवाय? 53 के उत्तर में होने के। 53 में जब आपने कह दिया कि ये व्यक्ति गुड करेक्टर का है, आपने कोर्ट में आके एविडेंस दे दिया क्रिमिनल मामलों में कि ये व्यक्ति गुड करेक्टर का है, तब आपने ऑप्शन खोल दिया। अब आपके गुड करेक्टर को ना साबित करने के लिए उत्तर के रूप में आपका बेड करेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता। डायरेक्टली आपके बेड करेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकते थे। क्रिमिनल मामले में ये एविडेंस डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता कि ये चोरी भी इसी ने की होगी, क्योंकि ये पहले भी 10-12 बार चोरी कर चुका है। ये अलाउ नहीं है डायरेक्ट बुरा एविडेंस। पर मेरे पे चोरी का मामला चल रहा है और कोर्ट में मेरा वकील कहता है कि मेरा जो ये है पार्टी, वो तो बहुत अच्छे करेक्टर की पार्टी है और इनका तो देखो ये तो दानशील है, 1000 रुपए की चोरी कर ही नहीं सकता और इसने तो इतना चैरिटी किया, इतना दान किया, इतना वृक्षारोपण किया। एविडेंस मेरा वकील जैसे पेश करेगा कि मैं गुड करेक्टर का हूं, सामने वाली पार्टी के पास ऑप्शन आ जाता है कि वो उत्तर में, किसके उत्तर में? गुड करेक्टर के उत्तर में। गुड करेक्टर के उत्तर में वो अब उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन में मेरा बुरा करेक्टर को साबित करेंगे। फिर वो बताएंगे कि अच्छा ये चैरिटी करता है, चैरिटी नहीं करता, ये नंबर 2 के पैसों को चैरिटी में दिखाकर नंबर 1 में ला रहा है और ये 500 रुपए की चोरी 1-2 लोगों से नहीं करता, बड़े स्तर पे चोरी करता है, तो वो कहीं भी मेरा बुरा करेक्टर को एविडेंस दे सकता है। आप 55 में जब परंतु पढ़ोगे तो वहां बताएगा कि धारा 54 में जब आप बुरे सील का एविडेंस दोगे तो ये जनरल बुरा सील के साथ साथ आप पर्सनल बुरे सील का भी एविडेंस दे सकता हो। अपन पढ़ लेंगे 55 को, अभी आगे आएगी सही। तो उत्तर में होने के सिवाय बुरा सील सुसंगत नहीं है। तो बेड करेक्टर नॉट रिलेवेंट जब तक कि आपने गुड करेक्टर का एविडेंस नहीं दे दिया गया। पढ़े, दांडिक कार्यवाही में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे करेक्टर का है विसंगत होता है। क्या? बेड करेक्टर विसंगत होता है जब तक कि इस बात का साक्ष्य नहीं दे दिया जाए कि वह व्यक्ति अच्छे सील का है। जैसे ही आपने गुड करेक्टर का एविडेंस दिया, सामने वाले के पास ऑप्शन आ गया कि आपके गुड करेक्टर को ना साबित करने के लिए बेड करेक्टर का एविडेंस दे सकता है, जिसके दिए जाने की दशा में वह सुसंगत हो जाता है। जैसे आपने अच्छा सील दिया का एविडेंस दिया, फिर बेड सील का एविडेंस दिया जा सकता है आपके अच्छे सील को ना साबित करने के लिए। गुड। अब स्पष्टीकरण वह कहता है कि यह धारा उन मामलों में लागू नहीं है जहां व्यक्ति का बुरा सील स्वयं विवादक। अब आप पढ़ोगे सीआरपीसी में 106 से लेकर 1110, यहां आपका बेड करेक्टर ही प्रसंगत। जैसे 1110 में आते हैं हिस्ट्री सीटर, जो अभ्यासिक रूप से अपराध करते हैं, जिनका पुराना अपराध का रिकॉर्ड रहा है 8-8, 10-10 केस, तो उसका 110 में जब एविडेंस लेंगे कि क्या व्यक्ति
110 का बॉन्ड लिया जाना चाहिए, तो वहां उसका करेक्टर ही प्रसंगत है, क्योंकि वो पहले से ही 3 सीटर है, तो वहां ये धारा लागू नहीं होगी। वहां डायरेक्ट बुरे करेक्टर का एविडेंस दिया जा सकेगा जहां करेक्टर का मामला, जैसे रेप का मामला आया तो रेप में खुद जो विक्टिम होता, सॉरी, जो एक्यूज होता है उसका करेक्टर ही प्रसंगत होता, तो वहां उसके बुरे करेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है कि इसका चाल चलन खराब है, ये शुरू से इस प्रकार की हरकतें। तो कोई व्यक्ति का बुरा सील का एविडेंस के लिए आप प्रीवियस कन्विक्शन दे सकते हो, वो भी सुसंगत हो जाता है। तो पूर्व दोष सिद्धि बेड करेक्टर के एविडेंस के रूप में रिलेवेंट हो जाती है, ऐसा स्पष्टीकरण 2 कहता है। आपने और भी पढ़ा है क्या कहीं पे बेड करेक्टर, ये पूर्व दोष सिद्धि का सेक्शन 14 में पढ़ा होगा, देखना याद आ जाएगा। अब धारा 53 पढ़ते हैं, थोड़ी सफाई कर देते हैं, फिर धारा 53 पढ़ेंगे, ठीक है। धारा के आसपास थोड़ी सफाई होना जरूरी होती है। पेन भी बदल लेते हैं, बहुत देर से एक ही पेन से लिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। सॉरी, पेन में कुछ दिक्कत आ रही है। कतिपय मामलों में पूर्व सील का सुसंगत नहीं होना। किन मामलों में पूर्व सील सुसंगत नहीं है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। सील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत नहीं होना। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354, लैंगिक उत्पीड़न 354 ए बी सी डी, वोयरिज्म, स्टॉकिंग, सारा चीजें यहां पर कवर हो जाएगी। तो 354 एबीसीडी, 376 रेप के सारे प्रकार, ए बी, या अमेंडमेंट से कुछ सेक्शन जुड़े हुए हैं नए एक्ट में, देख लेना, ए से लेकर पूरे ई तक के सारे अपराध आएंगे, ए बी बी सी डी डी ए डी बी ई, सारे अपराध के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे अपराध का प्रयत्न के लिए, या तो 354 का ऑफेंस है या 376 का अपराध है या अपराध का प्रयत्न है, अटेम्प्ट है, उसका कोई प्रोसिक्यूशन में जहां उस विक्टिम की सम्मति का प्रश्न विवादक है। क्या रेप करते वक्त उस विक्टिम ने सहमति दी थी? सहमति दी थी तो अपने आप ही अपराध नहीं बनता, रेप बनता ही नहीं। तो क्या ऐसे प्रोसिक्यूशन के मामले में जब कंसेंट का मामला कोर्ट के सामने कंडिक्ट है, वहां उस पीड़िता का करेक्टर कैसा है? जिस महिला के साथ रेप हुआ, जो विक्टिम है, उस विक्टिम का करेक्टर कैसा है? उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव, प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, किसी पूर्व में किसी व्यक्ति के साथ उसका लैंगिक अनुभव है, उसका साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। किस लिए? कि ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा, रिलेवेंट नहीं। एक महिला के साथ रेप होता है, ठीक है। अब जब कोर्ट में प्रोसिक्यूशन चल रहा होता है तो आरोपी का वकील कहता है कि ये महिला के साथ रेप नहीं हुआ, इस महिला ने सहमति दी थी और इस महिला का तो करेक्टर भी खराब है, पहले भी 4-5 लोगों के साथ ये रिलेशनशिप में रह चुकी है। तो ये क्या बात कर रहा है? प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, पूर्व लैंगिक अनुभव की बात कर रहा है कि ये महिला पहले भी 4-5 लोगों से जुड़ी रह चुकी है, इसका करेक्टर खराब है और इसने अपनी सम्मति दी थी। तो ये जो आप प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस है या उस व्यक्ति का करेक्टर ही खराब है, इस प्रकार का कोई भी एविडेंस देकर आप कंसेंट के मुद्दे पर नहीं दे सकते कि इसने कंसेंट दी होगी, ये तो पैसों के लिए करती रहती है, इसका करेक्टर खराब है, ये बदचलन है, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं दिया जा सकेगा। महिला की सम्मति के मामले में आप किसी उस महिला के करेक्टर को प्रसंगत नहीं कर सकते। धारा 53A रोक लगाती है। यह धारा 53 2013 में जोड़ी गई थी। यहां पर फिक्स कर दिया गया कि आप इस प्रकार का कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते जो महिला के करेक्टर को प्रसंगत करता है, या महिला के करेक्टर के द्वारा किसी प्रकार का मामला उसकी कंसेंट थी या नहीं थी, ये साबित नहीं की जानी चाहिए। क्लियर है?
तो महिला की सम्मति या सम्मति के गुणता के मुद्दे पर उसका पीड़िता का सील या उसका पूर्व किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। किस अपराधों में? आईपीसी 354 एबीसीडी 376 ए से लेकर ई तक के सारे अपराध। 55 और देख लेते हैं। 55 क्या कहती है? नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला कैरेक्टर। सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता है सुसंगत। किसी व्यक्ति का कैरेक्टर ऐसा है जो नुकसानी की रकम को कम ज्यादा करता है, तो वहां सिविल मामलों में कैरेक्टर सुसंगत हो जाता है। तो 52 में सिविल मामलों में कैरेक्टर सुसंगत नहीं होता। 55 कह रहा है कि जहां अमाउंट ऑफ डैमेज डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? अमाउंट ऑफ डैमेज डिसाइड करना है, वहां उसका कैरेक्टर रिलेवेंट हो जाता है। कैसे होता है? मेरी एक कंपनी है, आपने मेरी कंपनी के या आपने डिलीवर लॉ के लिए कुछ भी शब्द बोल दिए, मैं आप पर डिफामेशन का केस लेके आया, ठीक है। अब मैंने अपना वैल्यूएशन बताई कि मेरी डिलीवर लॉ 10 लाख की वैल्यूएशन रखती है और 10 लाख की वैल्यूएशन के आधार पर मैंने 10 लाख रुपए का मान आने का दावा किया। अब इस इंस्टीट्यूट की रेगुलरिटी, इस इंस्टीट्यूट की रेगुलर क्लास है, पब्लिक का रेस्पॉन्स, ये सारी चीजें, यहां पर रेपुटेशन की बात आ गई कि डिलीवर लॉ की क्या रेपुटेशन, या मेरी पर्सनल आपने मेरा मान हानि कर दी, मेरा डिफेमेशन कर दिया, तो मेरा कैरेक्टर कैसा है, ये मेरी इस वैल्यूएशन का जिसके लिए मैंने मान हानि का केस किया उसको कम ज्यादा करता है। तो ये अमाउंट ऑफ डैमेज डिसाइड करने हैं, वहां ये मामला रिलेवेंट हो जाता है। या 55 में कोई भी एक्सीडेंटल केसेज में किसी व्यक्ति का कैरेक्टर का मामला आता है, सॉरी एक्सीडेंटल केसेज में कैरेक्टर का मामला नहीं, डैमेज का मामला आता है, तो डैमेज के मामले में कोई व्यक्ति कोई वर्क कर रहा है या राजनीतिक रूप से कैरियर रख रहा है, तो उसका कैरेक्टर का मामला है, अभियुक्त है। तो जैसे आप कोई व्यक्ति काम कर रहा है प्राइवेटली कि ये तो आदतन अपराधी और पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो कि ये तो हर साल एक बार जेल में जाता है, तो ये चीज उसका कैरेक्टर उसके आगे के काम करने की अपॉर्चुनिटी को कम करता है और ये चीज डिसाइड करता है कि ये व्यक्ति रेगुलर नहीं कमाता, तो वहां जो डैमेज है या कोई भी उसको कंपनसेशन मिलना है उसकी रकम कम ज्यादा हो जाती। तो कैरेक्टर से अगर अमाउंट ऑफ डैमेज डिसाइड हो रहा है, तो सिविल मामलों में अमाउंट ऑफ डैमेज डिसाइड करने के लिए कैरेक्टर धारा 55 के अनुसार रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं परंतु। स्पष्टीकरण पढ़े। 52 में सिविल मामलों में, 53 में गुड कैरेक्टर, 52 में सिविल मामलों में, 54 में बैड कैरेक्टर नॉट रिलेवेंट, 55 में डैमेज। तो ये कह रहा 52, 53, 54, 55 में सील शब्द के अंतर्गत, कैरेक्टर शब्द के अंतर्गत साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव आता है। क्या क्या आता है? जनरल रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन आती, दोनों चीज आती है, साधारण ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं। पर धारा 54 में जब आप गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे चुके हो, तो वहां केवल साधारण ख्याति और स्वभाव द्वारा या आपका बेड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दिया जाकर उस विशिष्ट कार्य द्वारा जिनके द्वारा आपका कैरेक्टर और स्वभाव प्रदर्शित होता है उनका भी दिया जा सकता है। तो 52, 53, 54, 55 में आपको जनरल रेपुटेशन, जनरल कैरेक्टर का एविडेंस देना है कि पब्लिक की निगाह में क्या है। आप तो किसी व्यक्ति को चोर समझते हो सकता है आप में से कोई मुझे चोर समझता हो, तो आपके पर्सनल चोर मानने से मैं कोर्ट में चोर नहीं हो जाऊंगा। मेरी जनरल रेपुटेशन क्या है, पब्लिक मेरे बारे में क्या सोचती है, पब्लिक के दिमाग में मेरी क्या इमेज है, वो धारा उसका 52, 53, 54, 55 में आपको एविडेंस देना है। जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन का आपको एविडेंस देना है। पर धारा 54 के अंतर्गत जब गुड कैरेक्टर का एविडेंस धारा 53 में दिया जा चुका है, तो उस गुड कैरेक्टर को कंट्राडिक्ट करने के लिए धारा 54 में आपके बेड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकेगा किस स्पेसिफिक कार्यों के द्वारा। जैसे आप कहोगे ये तो गुड कैरेक्टर है,
गुड मैं बताता हूँ, इसका बेड करेक्टर, इसने ये किया था, उसने ये किया था, फिर आप पर्सनल बता सकते हो। यहां आपको पब्लिक वाला करेक्टर नहीं बताना। जैसे अंबानी अडानी का हम आपस में ही चर्चा कर लेते हैं, यार नहीं नहीं यार वो पैसे में बहुत खराब है, जियो के रिचार्ज दुगने करती है उन्होंने। टाटा बहुत अच्छा है, टाटा पर पूरा देश विश्वास करता है कि टाटा खुद की संपत्ति बेचकर देश के लिए कुर्बान हो सकता है, टाटा पर मिले हुए। ठीक है, क्या हो गया ये मामला? हमने दोनों कंपनियों की, अडानी अंबानी और टाटा की जनरल रेपुटेशन की बात की। अब अडानी जी पर्सनल केस है, अंबानी जी कैसे हैं, ये पर्सनल 54 में ही जब क्रिमिनल मामले में उनके गुड करेक्टर का एविडेंस आएगा, तब आप 54 में उसके पर्सनल कार्यों के द्वारा गुड और बैड करेक्टर का एविडेंस दे सकते हो। अदरवाइज आपको 52, 53, 54, 55 में जनरल करेक्टर, जनरल रेपुटेशन का ही एविडेंस देना है। ठीक है, क्रिमिनल इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ लेते हैं। रीडिंग लगा देता हूं इंग्लिश का एक बार, ठीक है, आप पढ़ लेना अच्छे से। 52, इन सिविल केसेज करेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इरिलीवेंट, कि किसी व्यक्ति का करेक्टर, इन सिविल केसेज में करेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड, उस पर जो कंडक्ट इम्प्यूटेड किया उसको प्रूव करने के लिए सिविल केसेज में करेक्टर इरिलीवेंट होता है। इन सिविल केसेज द फैक्ट डेट द करेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न इज सच टू द रेंडर probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant. Exception क्या है? Exception in so far as such character appear from fact otherwise relevant, कि अगर किसी फैक्ट से उसका करेक्टर शो हो रहा है तो वहां तो रिलेवेंट है, अदरवाइज किसी भी पर्सन पर कोई इम्प्यूटेड है तो वहां उसका कंडक्ट इम्प्यूटेड है तो वो इरिलेवेंट हो जाता है बाय करेक्टर प्रूव करने पर। क्रिमिनल केसों में धारा 53 बताती, इन क्रिमिनल केसेज प्रीवियस गुड करेक्टर रिलेवेंट। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट द पर्सन एक्यूज इज ऑफ ए गुड करेक्टर इज रिलेवेंट। क्रिमिनल प्रोसीजर में ये फैक्ट कि एक पर्सन गुड करेक्टर का रिलेवेंट है। फिर 54 क्या बताती है कि 53 का जब भी रिप्लाई देना हो तो वहां आप बेड करेक्टर दे सकते हो। अगर गुड करेक्टर का एविडेंस 53 में दिया जा सकता है तो आप बेड करेक्टर का दे सकते हो, अदरवाइज बेड करेक्टर इज नॉट रिलेवेंट। तो प्रीवियस बेड करेक्टर नॉट रिलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई, रिप्लाई में केवल है, अपवादिक रूप से एक्सेप्ट है, अदरवाइज रिलेवेंट नहीं है। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट डेट द एक्यूज पर्सन हैज ए बेड करेक्टर इज इरिलेवेंट, कि एक्यूज व्यक्ति क्रिमिनल प्रोसीजर में बेड करेक्टर रखता है, ये फैक्ट नॉट रिलेवेंट है, इरिलेवेंट हो जाता है अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही इज ए गुड करेक्टर, जब तक कि ये एविडेंस नहीं दिया जाता कि ही इज ए गुड करेक्टर, इन विच केस इट बिकम रिलेवेंट। जैसे गुड करेक्टर का एविडेंस दिया, बेड करेक्टर रिलेवेंट होता है। एक्सप्लेनेशन 1, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू केस इन एनी in which the bad character of any person itself a fact in issue, जहां किसी व्यक्ति का बेड करेक्टर इफेक्टिव इश्यू हो वहां ये सेक्शन 54 अप्लाई नहीं होता। ए प्रीवियस कन्विक्शन इज रिलेवेंट एज टू द एविडेंस ऑफ बैड करेक्टर, बैड करेक्टर के एविडेंस के रूप में प्रीवियस कन्विक्शन रिलेवेंट होती। 55 करेक्टर टू अफेक्टिंग डैमेज, डैमेज को अफेक्टिंग करने के मामले में करेक्टर रिलेवेंट है। इन सिविल केसेज द फैक्ट दैट द करेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू द अफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ डैमेज विच ही ought टू रिसीव इज रिलेवेंट। किसी व्यक्ति का इन सिविल केसेज में यह फैक्ट कि करेक्टर ऑफ एनी पर्सन अफेक्ट करता है अमाउंट ऑफ डैमेज को जो उसको रिसीव करनी है, वो रिलेवेंट हो जाता है। इन सेक्शन 52, 53, 54, 55 the character word include both reputation and disposition but except as provided in 54. 54 के अलावा evidence may be given only on general reputation and general disposition. 54 में not to particular act of which reputation and disposition were so, तो
तो 54 के अलावा आपको 52, 53, 54, 55 में आपको जनरल रेपुटेशन, जनरल डिस्पोजिशन का ही एविडेंस देना है। 53 ये क्या बात करती है? एविडेंस ऑफ करेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रिलेवेंट इन सर्टेन केसेस इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 354 ए बी सी डी, 376 ए बी बी सी डी डी ए डी बी ई ऑफ इंडियन पिनल कोड और फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच अफेंसेज, इनमें से कोई अफेंस हुआ हो या अफेंस का अटेम्प्ट हुआ हो, वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इन द इशू, कि क्या ऐसी विक्टिम ने कंसेंट दी थी, तो एविडेंस ऑफ द करेक्टर ऑफ विक्टिम और सच पर्सन प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट विद एनी पर्सन शेल नॉट बी रिलेवेंट ऑन द इश्यू ऑफ सच कंसेंट एंड द क्वालिटी ऑफ कंसेंट। तो ऐसी कंसेंट और क्वालिटी ऑफ कंसेंट के मैटर पे उस विक्टिम का करेक्टर और उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट नॉट रिलेवेंट हो जाता है। ये धारा 53A बताती है, जो 2013 से एड हुई थी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं वापस।